प्रोफेसर अरविंद मोहन जी और बहुत सारे जिन्हें मैं देख रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ही बैठे हैं, बहुत सारे लोग प्रतिष्ठित सम्मानित और सभी मानव, मैं सबसे पहले दैनिक जागरण का और दैनिक जागरण परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि समय के साथ साथ उन्होंने बहुत शानदार विषय लेकर के जनता के बीच में और अपने माध्यम से हम लोगों को विचार रखने का मौका दिया है। क्योंकि जो बात आपकी मैंने होर्डिंग्स पे पढ़ी कि प्रदेश बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, और मुझे खुशी इस बात की है कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, देश ने इसी बात को समझ करके बहुमत से सरकार केंद्र में बना दी थी। हमें भी जनता के बीच में जाना है, समाजवादियों को, जिन्हें सबसे ज़्यादा बहुमत मिला है उन्हें भी जनता के बीच में जाना है। जनता को तुलना और आकलन करने का मौका मिलेगा कि किस क्षेत्र में कितना परिवर्तन करने का दोनों सरकारों को मौका मिला है। मुझे इसलिए बेहद खुशी है कि मुझे कुछ आधा समय गुजारा मैंने कांग्रेस की सरकार जब केंद्र में थी, और आधा समय तक गुजारूंगा मैं जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। केंद्र से रिश्ते और केंद्र का सहयोग प्रदेश सरकारों को किस रूप में मिलता रहा है या मिला है उत्तर प्रदेश को, मैं समझता हूं समाजवादियों से बेहतर कोई नहीं समझेगा। जिन्होंने मदद की और मदद की वजह से कुछ कार्यक्रम आ गए और कुछ चीजें आगे हम लोगों ने बढ़ा दी। और मैं आज ये कह सकता हूं 4 साल के बाद जो जिम्मेदारी हमें मिली थी समाजवादियों को, क्योंकि नेताजी ने और हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मिल करके और हम लोगों ने जनता के बीच में जो घोषणा पत्र लिखा था, कम से कम मैं ये भरोसा दिला सकता हूं कि पूरा का पूरा घोषणा पत्र पे काम कर करके कम से कम ये एक उदाहरण पेश किया है कि ज़्यादातर चीज़ें घोषणा पत्र की हम लोगों ने जनता के बीच में लाने का काम किया है। उनमें रुकावटें नहीं बनने दी। संसाधन की व्यवस्था करनी हो या उनको पॉलिसी के माध्यम से कैसे ज़मीन पर उतारें, उनको हम लोगों ने कोशिश करके के जनता के बीच में उतारने का काम किया। मैं वो आंकड़े जो प्रोफेसर अरविंद मोहन जी ने दिए, और मैं समझता हूं क्योंकि उन पर समय बहुत रहा होगा, उन्होंने बहुत समय लेकर के हर विषय पर अपनी बात और आंकड़ों के साथ बात रखी होगी। यहाँ आ जाए, आगे आ जाए अंकल, कम दिस साइड, यहाँ आ जाए। प्रोफेसर, ही इज माई अंकल। तो प्रोफेसर अरविंद मोहन जी ने जो बातें रखी होंगी, मैं समझता हूं हम लोगों ने कोशिश करके के 4 साल का उदाहरण दिया है कि कम से कम आंकड़े बेहतर हुए हैं। क्योंकि जो सरकार हमें मिली थी, जिस सरकार के बाद हमें मौका मिला था, अगर मैं वही आंकड़े बोलने लगूं तो बहुत बोरिंग हो जाएगा। क्योंकि जहां ताज में हम बैठे हैं, आंकड़े उन्होंने बताए कि बेहतर हो गए हैं, और आंकड़े बेहतर हुए हैं क्योंकि जमीन पे हम दिखा सकते हैं कुछ चीजें। जिन्होंने सरकार छोड़ी थी उत्तर प्रदेश में, किस रूप में छोड़ी थी। होटल ताज के बगल में स्मारक बना है और कई 100 हाथी वहां पर लगे हैं। 5 साल वो गुजर गए, 4 साल ये गुजर गए, जो बैठे हाथी थे आज तक खड़े नहीं हुए, और खड़े वाले हाथी आज तक बैठे नहीं। सरकार का कितना पैसा चला गया उसमें, और कैसी सरकार हमें मिली होगी। जो दिशा थी, हम समाजवादियों ने दिशा बदली है। जो चुनौती थी कि हमें लैपटॉप बांटना है, तय ये हो गया। हमने घोषणा पत्र में लिखा कि जो भी बच्चे छात्र आगे की पढ़ाई पढ़ने जाएंगे, हम उनको लैपटॉप बांटने का काम करेंगे। हालांकि कुछ दलों ने कहा कि ये झुंझुना है, उन्होंने लैपटॉप को झुंझुना बताया। वो झुंझुना लैपटॉप को बता करके हमारे खिलाफ नहीं बात कर रहे थे, वो परिचय दे रहे थे कि उत्तर प्रदेश में ऐसे भी लोग हैं जो लैपटॉप को झुंझुना समझते हैं।
और अगर कोई डिजिटल इंडिया की बात करे कि भारत डिजिटल इंडिया की तरफ जा रहा है, मैं बात नहीं समझ सकता कि बिना लैपटॉप के वो पूरा भी हो सकता है। वो बिना लैपटॉप के नहीं पूरा हो सकता। हम लोगों ने उदाहरण पेश किया, केवल देश में नहीं बल्कि दुनिया में उदाहरण पेश किया कि 17 लाख और लगभग जब मैं जनता के बीच में जाऊंगा 18 लाख लैपटॉप बांटे होंगे और अभी तक शिकायत नहीं आई। और हम भी समाजवादी लोग थोड़े समझदार हैं। हम लोगों ने जो लैपटॉप दिया वो ऐसा दिया कि उसके अंदर हमने नेताजी को और अपनी तस्वीर डाल दी। अगर कोई हटाने की कोशिश करेगा वो तो लैपटॉप हट जाएगा, खत्म हो जाएगा, चलेगा नहीं दोबारा। आज भी वो लैपटॉप जिसके हाथ में होगा, प्रदेश में कहीं भी होगा, आप उससे मांगें और चलाएं कि वो चलता है कि नहीं चलता है। आज भी चल रहा है। तो जो बात प्रोफेसर साहब ने कही होगी कि सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा में जो काम किया है वो आंकड़े बताते हैं कि हम लोग आगे बढ़े हैं। और आज मैं आपके बीच में खड़े होकर के कह सकता हूं, हालांकि मैंने तारीख तय कर दी है कि सड़क कब बनेगी। मुझे वो दिन याद है जब नेताजी से हमने शिलान्यास करवाया था आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का। उस समय जमीन थोड़ी बहुत हम ले चुके थे, शुरुआत थी जमीन की, ले चुके थे और एक्सप्रेसवे शुरू करना था। जो सामने डेटा दिया गया था कि इतने दिनों में, इतने समय में बन करके तैयार हो जाएगा एक्सप्रेसवे। नेताजी ने महीने गिने और कहा कि अगर एक्सप्रेसवे पूरा होगा, कौन जानता है कि सरकार बनेगी नहीं बनेगी, हमें उद्घाटन करने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उन्होंने समय काट दिया। जो एक्सप्रेसवे ज्यादा समय में बनना था, नेताजी ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे को अगर बनाना है तो चुनाव से पहले बना दो और 22 महीने में बना करके तैयार कर दो। और हमने वो चुनौती स्वीकार की। मैं ये कह सकता हूं आज आपके सामने कि देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे और फास्टेस्ट एवर मेड एक्सप्रेसवे जो जमीन पर उतारा है वो हमने बनाने का काम किया है। और हो सकता है अक्टूबर के महीने में, मैंने तारीख दी है 2 तारीख, कि 2 अक्टूबर को उस पर सड़क पर हम गाड़ी चला देंगे। क्योंकि समझदारी का काम हम इसलिए कर रहे हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र हैं, सदन में बैठते हैं, बहुत करीब हैं प्रधानमंत्री जी के। अब नहीं करीब हैं तो वो खुद बता देंगे कि नहीं करीब हैं। अगर वो करीब हैं तो जो सूचना हमें मिल रही है कि चुनाव दिसंबर में हो जाएगा, तो हम भी अपना एक्सप्रेसवे अक्टूबर में उद्घाटन कर देंगे। और अगर गाड़ी से नहीं चल सकेंगे, गाड़ी से तो चलेंगे ही चलेंगे, लेकिन हमारी साइकिल तो है, उसको कौन रोक लेगा। साइकिल से तो हम पार कर देंगे। तो फास्टेस्ट एवर मेड एक्सप्रेसवे बना रहे हैं और किसी बिल्डर को जगह नहीं दे रहे हैं। कहीं आंदोलन किसानों से नहीं होने दिया। आज किसान खुश है, कह रहा है कि जमीन हमसे ले ली, हमसे कहीं बुराई नहीं हुई। और हमने निश्चित किया कि जिसकी जमीन ले रहे हैं हम उसको ही पैसा देंगे, बीच में किसी आदमी को नहीं आने दिया। और उसकी वजह से जब राष्ट्रीय पार्टी बहस कर रही थी देश में कि जमीन कैसे किसानों से ली जाए, लैंड एक्विजिशन बिल के बारे में बात हो रही थी, उस समय हम लोगों ने किसानों के सहयोग से, उनकी सहमति से हमने जमीन लेकर के दिखाई। देश में इतने बड़ा पैमाने पर लैंड एक्विजिशन कहीं नहीं हुआ होगा जो समाजवादियों ने किया है। और मंडी बनाने जा रहे हैं हम लोग। देश में बहस हो जाती है कि आज टमाटर महंगा है, फिर बहस ये हो जाती है कि प्याज सस्ता हो गया, बहस ये भी कि आटा कहां जाएगा, आटे का कीमत बढ़ती चली जा रही है। ये अलग बात है कि योगा के साथ साथ स्वामी रामदेव जी ने आटा भी पैक कर दिया है, उनका बाजार में तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनके आटे की ग्रोथ 20% है, लेकिन स्वामी रामदेव हैं, उनका भी आटा पीछे नहीं है, उनका भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो हम मंडियां बनाने जा रहे हैं। आखिरकार कौन अर्थव्यवस्था को बेहतर करेगा? गांव की। इसलिए जहां शहरों को जोड़ने के लिए एक्सप्रेसवे है, वहीं गांव भी जुड़ेंगे। और साथ ही साथ हम मंडी बना रहे हैं, अनाज की मंडी बना रहे हैं, सब्जी की मंडी बना रहे हैं, दूध की मंडी बना रहे हैं और फल सब्जियों की भी मंडी बना रहे हैं, जिससे कि किसानों का अगर कोई मदद कर सके तो मंडी मदद करेंगी। इसलिए पूरे एक्सप्रेसवे पे मंडी की व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग। इसी तरह बिजली के क्षेत्र में, क्योंकि और भी लोगों को मौका मिलेगा बिजली के क्षेत्र में बोलने का। हो सकता है कोई बात ऐसी उठा दें कि यूपी सरकार नहीं कर रही। हम तो ये कहते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन हम बिछा रहे हैं, सब स्टेशन हम बना रहे हैं, सब ट्रांसफार्मर कौन बदल रहा है? हम लोग बदल रहे हैं। और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए जितना पैसा हमें मिलना चाहिए था, क्या उतना मिला? और शुरुआत कब हुई थी? नाम बदल दिया केवल। ये वही राजीव गांधी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन वाला मामला है। हमने प्रस्ताव भेजे, पैसा आया है, संख्या बता दी कि इतने हमने गांवों में कर दिए। हालांकि वो बात मुझे मंच से नहीं कहनी चाहिए
कि संख्या बताई जा रही थी। हमने कहा ये संख्या कौन बता रहा है, जब बिजली हम लगा रहे हैं तब। प्रदेश सरकार बिजली लगा रही है, गाँव-गाँव पहुँचा रही है, ये संख्या कौन बता रहा है। मैं समझ गया कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का खेल हो रहा है, हमने वो टेक्नोलॉजी का रास्ता रोक दिया, अब संख्या नहीं बता पा रही, क्योंकि हम 200 मजरे प्रतिदिन करे दे रहे हैं बिजली का। तो बहस छिड़ेगी कि कौन बिजली ला रहा है। और चलो वो तो संघीय ढांचा है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट हमें मदद करेगी, इनकम टैक्स भी है, रेलवे की बात भी है। अभी तो कहा था फाइनेंस कमीशन ने कि उत्तर प्रदेश को ज्यादा पैसा मिलेगा, जो आंकड़े बताते हैं हमें पैसा ज्यादा मिलना चाहिए था। और जब नीति आयोग बन गया, आपको जनता ने तो 73 MP दे दिए, लेकिन आपने नीति आयोग के आने के बाद लगभग 9,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश का जो मिलना ज्यादा चाहिए था वो नहीं दिया, 9,000 करोड़ का घाटा उत्तर प्रदेश को मिला। तो ये तो हम जनता में बताएंगे कि 9,000 करोड़ हमें मिलना था ज्यादा, वो नहीं मिल पा रहा हमें। फाइनेंस कमीशन कहता है मिलेगा, लेकिन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम नीति आयोग से हट गई, उसकी वजह से हमें नहीं मिला। और ये बात तो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दूसरे दल के लोग भी हैं और वो भी बोलेंगे मेरे बात, पता नहीं कोई बात ऐसी बोल दें, क्योंकि बहुत होशियार लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं, कौन सी बात कब कह दें, किधर कह दें, हमें बड़ा बच के चलना पड़ता है। इसलिए वो बातें हम पहले ही कह दें। और फिर हम तो ये भी जानते हैं, हमारे सदन में थे बीजेपी के माननीय सदस्य, बनारस के हमारे एक बहुत बुजुर्ग माननीय सदस्य धरने पे बैठ गए। मुझे बताया वहाँ के जिलाधिकारी महोदय ने कि एक सदस्य बैठ गए धरने पर। मैंने कहा उनकी मांग क्या, बोले कि मांग उनकी ये है कि बिजली आनी चाहिए दूसरे जिलों में जिस तरीके से बिजली सरकार दे रही है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, यहाँ भी बिजली मिलनी चाहिए। मैंने कहा कि उनसे कहो धरना न दें, बहुत बुजुर्ग हैं, और वो भी भूख हड़ताल पे बैठ गए। मैंने उन्हें बुलाया, मैंने कहा आपकी मांग क्या है। बोले कि बिजली चाहिए हमें वहाँ पर 24 घंटे जिस तरीके से और आप क्षेत्रों में दे रहे हो। हमने कहा दादा हम कह रहे हैं कि आपके कहने से हम दे रहे हैं, क्योंकि सबसे बुजुर्ग आप माननीय सदस्य हैं हमारे सदन के, और अगर आपकी बात नहीं मानूंगा तो मैं किसकी बात मानूंगा। मैंने उनकी बात मान ली और मैंने भी उनसे निवेदन किया कि हमारे लिए भी मदद कर देना, हमारे लिए भी मदद कर देना, कि वो हमें ज़्यादा कोटा दिलवा देना, क्योंकि ज़्यादा लोकसभा के सांसद जीत गए आपके। हमने तो बिजली दे दी, ये तारों में जो बिजली चल रही है प्रदेश सरकार दे रही है। और मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में हमने 24 घंटे बिजली की है, लेकिन हमारा भी कोटा नहीं बढ़ा है। शायद मैं उन्हें याद दिलाऊंगा कि हमारा कोटा बढ़ा दें। हो सकता है दूसरा तर्क आ जाए कि हम पे तो बिजली देश में ज़्यादा है। हम तो कहते हैं बाजार में बहुत सी चीज़ें ज़्यादा हैं, लेकिन बिना पैसे के हम कैसे खरीद लें। आप कहते हो बिजली ज़्यादा है बाजार में, लेकिन पैसा कौन देगा। और हम कह रहे हैं कि आने वाले समय में हम अभी तो शहरों और कुछ जगह पर बिजली बेहतर की है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया है। अभी कुछ शहरों में हमने और धार्मिक टूरिस्ट स्थानों पर 24 घंटे बिजली दी है और बिजली को बेहतर किया है। हालांकि एक बार मैं खुद ही फंस गया अपनी बात पर। हमारे महेंद्र जी जानते होंगे, एक पत्रकार कानपुर के आए थे और मैंने कहा कि आप कानपुर का पता करो थोड़ी बहुत बिजली बेहतर हुई है क्या नहीं हुई है। उन्होंने जब फ़ोन मिलाया उस जगह पर, वो बोले मुझे जहाँ फ़ोन मिलाया उस मोहल्ले में बताया कि बिजली बहुत दिनों से नहीं आ रही है। लेकिन कानपुर के साथी जानते होंगे आज जनरेटर और इन्वर्टर दोनों का मार्केट 40% डाउन हो गया, 40% नीचे चला गया। तो बिजली बेहतर की है। इतने सबस्टेशन बहुत कम उत्तर प्रदेश में हुआ होगा कि किसी मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया हो पावर प्लांट का और उसी को उद्घाटन करने का मौका मिला हो। जो हमारी डिमांड थी, कैपेसिटी जितनी हमारी थी, उससे ज़्यादा दुगनी हमने करके दिखाया 4 साल के अंदर। उत्तर प्रदेश में बिजली का कैसे इंतजाम हो उसको बढ़ा करके दिखाया। इसी तरह स्वास्थ्य में क्षेत्र में बदला हम लोगों ने, एम्बुलेंस चला दी इतने बड़े पैमाने पर, और कम से कम जनता का भरोसा उसके प्रति जागा है और भरोसा है उनको कि अगर फ़ोन करते तो उन्हें एम्बुलेंस पहुंच जाती 108, 102। इसी तरह हम पुलिस के लिए करना चाहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा आरोप समाजवादियों पर, और अब किसी दल पे कोई मुद्दा नहीं मिलेगा तो कहेंगे कि ये गुंडा वाली पार्टी है, कानून व्यवस्था खराब है। मैं पूछता हूँ, मैं यहाँ पूछता हूँ, अगर वो मुझे मौका दे दें, हम घटना पे बहस करना चाहते हैं। जो मथुरा में हुआ, हाँ सरकार नहीं चाहती थी मथुरा में ऐसा हो जाए, लेकिन वो हम चाहते थे जान बचे बच्चों की, महिलाओं की। और मैंने उस दिन भी कहा था कि मथुरा की जनता ने जब वो बाहर निकले जाके मारा उस जनता को, जनता ने भी उनको आश्रम में रहने वाले को मारा था, क्योंकि वहाँ की प्रेस मिली थी। जब मैं मथुरा गया था मैंने कहा कि अगर आप चाहते हैं इसको निकालना हम करेंगे मदद।
और हाई कोर्ट के निर्देश में हम लोगों ने फैसला लिया और कम से कम खाली कराया, जो दुर्भाग्य है कि ऐसी घटना बड़ी हो गई। प्रदेश में किस दिशा में कुछ लोग ले जाना चाहते हैं। ये लखनऊ शहर, लखनऊ वाले कहें कि ये तो अदब का शहर है, ये तहजीब का शहर, ये बाहर से कहां से लोग आ गए। ये वो लोग आ गए जिन्हें उर्दू नहीं जानते हैं। हम पलायन की परिभाषा जानना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले, मैंने 2 दिन पहले अखबार में पढ़ा कि हमारे देश की आबादी शहरों की कितनी होने जा रही है, दुगनी होने जा रही है शहरों की आबादी। कुछ समय बाद हमें शहरों के लिए ब्लूप्रिंट बनाने पड़ेंगे। तो पलायन, कौन से पलायन की बात करते हैं? हम समझ सकते हैं, जो हमारी समझ रही है। चुनाव आ रहा है, आप सही रूप वाला आर्थिक और सामाजिक पलायन नहीं, कुछ और सोच रहे हैं। आप दूसरे तरह के पलायन की बात करना चाहते हैं। पलायन के सहारे आप उत्तर प्रदेश की सरकार में आना चाहते हैं। ये कुछ लोगों की है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, ये वो लोग हैं जो विकास के मुद्दे से हटना चाहते हैं। आज अगर लखनऊ में मेट्रो बन रही है तो फास्टेस्ट हम कह सकते हैं, देश में इतनी रफ्तार से कभी मेट्रो शहर के लिए नहीं बनी होगी। लखनऊ की तो बना दी हमने, शुरू कर देंगे, और कानपुर की भी हम बनाना चाहते हैं। बहुत जल्दी हम कानपुर का भी शिलान्यास करेंगे। हालांकि आदरणीय मुरली मनोहर जोशी साहब से बात नहीं हुई है। हमारे बीजेपी के माइंड सदस्य बता सकते हैं कि उनका थोड़ा स्वास्थ्य नहीं ठीक था। जैसी स्वास्थ्य, उनसे भी हम समय मांगेंगे। और हम तो कहेंगे कि जब हम होम मिनिस्ट्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में चला रहे हैं तो वरिष्ठ नेता हैं, उनके क्षेत्र में भी चले। और बनारस है, वहां का भी हमने डीपीआर बना करके भेज दिया, वहां पे भी तेजी से पैसा मिले तो हम वहां भी शुरू कर दें। तो बहस हम मेट्रो पे करना चाहते हैं। और देश में कोई प्रदेश इतनी जगह मेट्रो नहीं बनवा रहा होगा जितना समाजवादी लोग इतने इकट्ठी एक साथ मेट्रो इतने शहरों में बना रहे हैं। हमने चीनी का प्लांट लगा दिया। हालांकि गन्ने की क्या स्थिति, चीनी क्यों बाजार में बर्बाद हो गई? क्योंकि जब हम सरकार में आए उस समय लगातार इंपोर्ट हो रहा था चीनी, रॉ शुगर इंपोर्ट कर रहे थे। हमने कई बार पत्र लिखा कि रॉ शुगर नहीं आनी चाहिए, हमारे किसान खुद उत्पादन कर सकते हैं। हमने 280 का रेट दिया, 40 रुपए बढ़ा करके दिया सरकार में आकर के भी। और हमने निश्चित किया है कि जैसे पहले भुगतान कराया, 6000 करोड़ का घाटे में हम लोग जब सरकार में आए तो 6000 करोड़ बकाया था किसानों का। हम लगातार और कह रहे हैं, हम कहेंगे, चीनी मिल मालिकों से लेकर के सरकार की अगर चीनी मिल है, एक एक पैसा किसानों का भुगतान करने का काम सरकार कराएगी। क्योंकि आज है स्थिति ऐसी, भुगतान करना पड़ेगा, कराएंगे हम उसको। चीनी मिल कोई नहीं लगाता था, पुरानी सरकार थी, चीनी मिलें बेच रही थी, 2-2 चीनी मिलें बेच दी थी। कई चीनी मिल जो उसका मामला चल रहा है हाई कोर्ट से लेकर के और जगह पर। और जो चीनी मिल लगाई हमने आजमगढ़ में, पूरे देश में 9 महीने में कभी चीनी मिल नहीं लगी होगी, एक चीनी मिल का कारखाना लगा दिया। किसानों की मदद कर रहे हैं, मुफ्त में पानी कर दिया, उनको किसान दुर्घटना बीमा से जोड़ दिया। क्योंकि किसान वाले मामले दूसरे तरह के हैं। हम तो कह रहे जो भी किसान आता हम उसकी मदद करते हैं। और जो भी अपना सुझाव लेकर के आया, यहाँ पे प्रोफेसर पवार साहब बैठे हैं, इनके एक साथी हैं, वो गाजर का काम कर रहे हैं सिकंदराबाद में। उन्होंने कहा कि वो ऐसा चाहते हैं, हमने सरकार में ला करके उनके लिए फैसला लिया, उनके लिए पॉलिसी बना दी, उनकी मदद कर दी। तो किसानों को किसी रूप में अगर मदद करने, ओलावृष्टि आई, सूखा में मदद की, लेकिन पैसा कितना मिला? पैसा जितना मिलना चाहिए था नहीं मिला। लेकिन वो अलग विषय है, हम उस पर भी जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि जनता को आकलन करने का मौका मिलेगा। इसलिए जहां तक विकास का सवाल है, हम समाजवादी लोगों ने और समाजवादी सरकार लगातार इस प्रयास में कि उत्तर प्रदेश कैसे आगे बढ़े। और अगर काम न किया होता तो शायद आंकड़े आज बेहतर नहीं होते। आज सड़क का मामला हो, जिस तरीके से 4 लेन बनना शुरू हुए हैं, आप कालपी से हमीरपुर 4 लेन बन गया, आपका मुरादाबाद से अमरोहा से जोया 4 लेन बना दिया, मुरादाबाद से संभल 4 लेन बना दिया। बहुत जल्दी आपका मुजफ्फरनगर से लेकर वाया देवन सहारनपुर बनने जा रहा है 4 लेन। मेरठ से लेकर के करनाल 4 लेन बना दिया, बहराइच से श्रावस्ती 4 लेन बना दिया, वाराणसी से लेकर के सोनभद्र 4 लेन बना है। इसी तरह बाबतपुर से लेकर के भदोही 4 लेन बना है, इटावा से मैनपुरी 4 लेन बनाया। तमाम हम लोगों ने बरेली से बदायूं 4 लेन बनाया, बरेली से हल्द्वानी वाला 4 लेन बनाया। हम तो कहते हैं केंद्र सरकार भी आगे आए, क्योंकि जो काम NHAI में शुरू किया था कांग्रेस के जमाने में, वो भी अभी शुरू हुए हैं थोड़े बहुत, लेकिन उस मामले में हम लोग अभी बहुत आगे हैं। एक सड़क जरूर है सहारनपुर वाली, कुछ मामले फंसे थे, पुरानी सरकार फंसा के चली गई। मान लो अगर हाथी लग जाए, पुरानी सरकार हाथी लगा दे, तो हम क्या करें उसके लिए? अगर हाथी हटाएंगे तो हम पे दिक्कत आएगी। उसी तरह से सड़क बना दी, एक मामला पर फंसा हुआ है सहारनपुर वाला, हम चाहते हैं उसके लिए भी रास्ता निकले और कोशिश कर रहे हैं कि रास्ता निकले। तो सड़क में इसी तरह दूध के उत्पादन में बढ़ाने का काम किया है। बहुत जल्दी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में
अमूल के 2 कारखाने लग करके तैयार हो जाएंगे, जो उत्तर प्रदेश से ही अमूल के उत्पादन बढ़ाने का काम हुआ और इतने बड़े पैमाने पे दूध का उत्पादन बढ़ाया है। वहीं परिणाम इस बात का भी है क्योंकि कामधेनु डेयरी हमने शुरू की। इसलिए बहुत सारी बातें हैं जो हम कह सकते हैं। कम से कम उत्तर प्रदेश को समाजवादी लोगों ने एक दिशा दी है, विकास की दिशा दी है। और हम तो कहेंगे जनता से, आपके माध्यम से, क्योंकि आपका भी अखबार नंबर 1 है, अमर उजाला भी नंबर 1 है। अब पता नहीं कौन सा नंबर 1 है, हमें भी तय करना है कौन सा नंबर 1 है। इसलिए कम से कम सरकार ने दिशा दी है प्रदेश में और बिना भेदभाव की मदद की। अभी किसी ने कह दिया कि जो लैपटॉप बांटे हैं वो एक ही जाति के लोगों को लैपटॉप बांट दिया। आप कानपुर में पता कर लो, आप गांव में न जाना चाहो, लखनऊ शहर में पता कर लो, बिना भेदभाव के हम लोगों ने लैपटॉप बांट करके दिखा दिया। समाजवादी पेंशन दी, बिना भेदभाव के हमने 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन से जोड़ दिया। हमारे साथ मुश्किल ये है, कोई काम करें हम पे आरोप लग जाता है। अभी हमने भर्ती की थी पुलिस की, कह दिया सब भर्ती इटावा से हो गई, सब भर्ती कन्नौज से हो गई। आंकड़े आए तो अपने जिले का आंकड़ा नहीं बता रहे। बताओ सबसे ज्यादा भर्ती कहां हुई है? बागपत के नौजवान मौका पाए, मुजफ्फरनगर के नौजवान मौका पाए। ये बीजेपी के लोग बताएं, ये और विपक्ष के लोग, बीएसपी के लोग बताएं, जिन्होंने आरोप लगाया था कि भर्ती में केवल समाजवादी लोग हुए, केवल समाजवादी ने अपना भर्ती कर दिया पुलिस का। और इस बार तो हमने नया तरीका निकाल लिया। हमने कहा 10वें 12वें के नंबर जोड़ लीजिए और सीधा सीधा अपना फिजिकल दीजिए, आप भर्ती हो जाओगे। कोई इंटरव्यू की जरूरत नहीं। ये फैसला हमने पहले लिया है। मुश्किल यह है कि प्रचार में हम लोग पीछे हैं। फैसला हमने पहले लिया, जमीन पे हमने पहले उतार दिया, लेकिन प्रचार कुछ ही और का हो जा रहा है। इसलिए प्रचार में तो जरूर हम पीछे हो सकते हैं, लेकिन काम में, और जब काम का आकलन होगा तो बहुत हम लोग आगे हैं। हालांकि नए काम भी किए हम लोगों ने। आम का बड़ा मेला लगा दिया। लोग हमसे कह रहे थे इस देश में तो पहले से ही फेस्टिवल बहुत है, आप कहाँ नए नए फेस्टिवल कर रहे हो? आप मैंगो फेस्टिवल किया, बर्ड फेस्टिवल कर दिया हम लोगों ने, सारस के लिए कर दिया कार्य, कोई चीज नहीं छोड़ी। एक दिन ट्रेन दिखाई कि कानपुर की ट्रेन उल्टी पड़ी हुई है, तो ट्रेन के बारे में कहा। बताओ जू में कब ट्रेन चलती थी? ट्रेन का भी ध्यान रखा, ट्रेन भी चला दी, लखनऊ में भी, कानपुर में भी। तो जहां हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दे रहे हैं, सोशल सेक्टर पे ध्यान दे रहे हैं, वहीं हमारा पर्यावरण कैसे बचे उस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। 15 लाख पेड़ एक दिन में लगा दिए और हमारा लक्ष्य आने वाले समय में 5 करोड़ पेड़ एक दिन में हम लोग लगाएंगे। और 5 करोड़ पेड़ कैसे लगेंगे उसकी तैयारी कर ली है, क्योंकि जब आबादी का हमारा बड़ा प्रदेश है, अगर 22 करोड़ आबादी है तो 5 करोड़ पेड़ लगाने में हमें कितना वक्त लगेगा? इसलिए हम 5 करोड़ पेड़ भी लगा रहे हैं। हर सेक्टर में हम लोगों ने कहीं ना कहीं काम किया है। इसलिए मुझे भरोसा है आपके माध्यम से अपनी बात रखने का मौका मिला, और आप लोगों का अगर सहयोग मिलेगा तो जिस रफ्तार से साइकिल चल रही है उसी रफ्तार से साइकिल चलती रहेगी। यही हम अपील कर रहे हैं। और आपका विशेष इसलिए धन्यवाद दैनिक जागरण का, क्योंकि दैनिक जागरण ने कई बार बहुत अच्छे मुद्दे उठाए। तालाब वाला मुद्दा तो हमें भी पसंद आया। हमने आपके लोगों को भी कहा कि तालाब हम ही नहीं अकेले खोद रहे, आपने भी जगह जगह पर बता करके तालाब खुदवा दिए। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। हालांकि मैं अखबार से कभी नाराज नहीं होता, मैं अखबार को एक सूचना मानता हूं, और जिम्मेदारी हमारी है क्योंकि सरकार में हम हैं। अगर कोई खराब खबर निकलती है तो मैं मानता हूं ये हमारी सूचना दी जा रही है कि हम इसको ठीक कर दें। इसलिए हम उसको कभी नाराज नहीं होते उस बात को लेकर के, चाहे वो टीवी का चैनल हो, चाहे हमारा अखबार हो। लेकिन अपनी अपनी जगह है चीज़ों की। इसलिए मैं दैनिक जागरण परिवार का विशेष धन्यवाद दूंगा, उनको बधाई दूंगा कि ऐसे समय पर जब जनता को अपना मन बनाना है और प्रदेश को किस दिशा में ले जाना है, विकास के रास्ते पर ले जाना है कि दूसरे रास्ते पर ले जाना है, और जब और प्रदेश हैं जो तमाम अपने विकास की चीज़ों के बारे में बात करें, तब हम कह रहे हैं कि हम समाजवादी लोग उत्तर प्रदेश को नई दिशा में ले जाकर के सबसे जो खुशहाली का रास्ता है, जो समाजवादी व्यवस्था है, उसके तहत आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं समझता हूं ये बातें जनता तक जाएंगी, दूसरे लोगों को भी मौका मिलेगा, जनता इन सब बातों का आकलन करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको।
यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को आपने सुना, जागरण फोरम में इस वक्त मौजूद हैं और बड़ी बात उन्होंने ये कही, फैसले समाजवादी पहले लेते हैं, समाजवादी पार्टी काम में बहुत आगे है, बस प्रचार में हम पीछे हैं, विरोधियों को और कोई मौका नहीं मिलता तो हमें गुंडों की पार्टी कहते हैं, लेकिन यूपी को नई दिशा देने का हमने काम किया है। आप बैठ जाए, अभी आपका नंबर आएगा तब आप जरूर पूछिएगा। अखिलेश जी, आपने का संबोधन बहुत अच्छा रहा। मैं आपसे 2-3 सवाल जरूर पूछूंगा, उसके बाद जनता आपसे सवाल पूछेगी, आपको जवाब देना पड़ेगा। अखिलेश जी, हाल की बात है, आपने अचानक रातों रात बलराम सिंह यादव को निकाल दिया। क्या वजह पड़ी कि आपको ये निर्णय लेना पड़ा? देखिए, लोकतंत्र में, और मैं समझता हूँ यहाँ सब लोग जानते होंगे, मान लो अगर हाई जंप करनी है तो आपको बहुत पीछे जाना पड़ता है। आप पीछे नहीं जाओगे तो जगह पर खड़े होकर के हाई जंप नहीं कर सकते, लॉन्ग जंप नहीं कर सकते। इसलिए लोकतंत्र में कभी आगे बढ़ना, कभी 2 कदम पीछे जाना, फिर तेजी से आगे चले जाना, ये सब चलता है। और हमारे वरिष्ठ नेता दूसरे दल के, हालांकि उन्होंने सही सवाल पूछा कि केंद्र सरकार से कितना सहयोग नहीं मिल रहा मुझे। मैंने आपको गिनती बता दी, अगर गिनती आपको याद न रही हो तो फिर मैं बता रहा हूं। 9,000 करोड़ का घाटा उत्तर प्रदेश की सरकार को हुआ है नीति आयोग के बनने से। अगर विशेष आप किसी क्षेत्र में पूछना चाहते हो तो मैं जरूर आपको बता दूंगा, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी भी बैठे। हालांकि अब चीफ सेक्रेटरी को एक्सटेंशन नहीं चाहिए, आंकड़े उनके पास होंगे, हमारे प्रोफेसर साहब के पास आंकड़े होंगे, जिस विभाग के आप जानना चाहो हम आपको बता देंगे। पिछली बार आपने डीपी यादव को रोक दिया था। आपकी प्रदेश में छवि बनी थी कि आप दबंग किस्म के लोगों को नहीं लेना चाहते हैं। इस बार आपने मुख्तार अंसारी आपके पार्टी में शामिल हुए, लाए गए, उसके बाद फिर एक कलह उभर के सामने आई कि आपके सपा कुनबे में ही कलह है, फिर आपने किसी भी तरीके से उनको दूर रखने की कोशिश की। क्या ये बीच बीच में ये चीज़ें क्यों होती रहती हैं? आपने इतना प्रयास करके अपनी साफ सुथरी छवि बनाई है कि ऐसे तत्वों को आपको पार्टी में नहीं लाना है या ऐसे तत्वों से दूर रहना है, फिर ऐसा क्यों हो जाता है बीच बीच में? मुश्किल ये है कि हम अपनी बात समझाना चाहें तब भी लोग दूसरे मतलब निकाल लेते हैं। हमारे विरोधी लोग बड़े समझदार हैं। अगर कोई पार्टी में फैसला लिया, हमने अपनी राय कोई रखी, क्योंकि हमारी कोशिश है कि जब मेट्रो बना रहे हैं और फास्टेस्ट बना रहे हैं, श्रीधरन जी को हमने एज ए एडवाइजर लिया अपना और कहा कि सरकार को सलाह दीजिए जिससे कि हमारा सही वक्त पर बन जाए। तो अब लोग जानते हैं, पहले तो लोग कह रहे थे कि वो मेट्रो बनेगी नहीं, जब बन गई बिल्डर वो लगना शुरू हो गया सिविल कंस्ट्रक्शन, तो बोले बन तो जाएगी लेकिन चुनाव से पहले नहीं शुरू हो पाएगी। तब उन्हें लग रहा है चुनाव से भी पहले शुरू हो जाएगी। तो ये जो मुद्दे हैं, मान लो एक्सप्रेस वे हम बना रहे हैं, इतना बड़ा एक्सप्रेस वे, इतनी मेहनत हुई उसके पीछे, और लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन किया, इतना 18 लाख नौजवानों को लैपटॉप दिया, स्किल डेवलपमेंट हम लोग प्रोग्राम चला रहे हैं। हालांकि 40 लाख ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ है, पॉलिटेक्निक सबसे ज्यादा बनाई, यूनिवर्सिटीज बनाई, एमबीबीएस सीटें बढ़ा दी, मेडिकल कॉलेज बढ़ा दिए, हमने एम्बुलेंस का सबसे बड़ा बेड़ा तैयार कर दिया, डायल 100 सबसे बड़ा बनाने जा रहे हैं, और हमने उन्हीं को रखा जो इसका कंसल्टेंट, उनको सलाहकार, जिन्होंने 108 को क्रिएट किया। हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश में जिन्होंने 108 की इमरजेंसी नंबर को लागू किया सबसे पहले, हमने उन्हें कंसल्टेंट बनाया, और लोगों को भरोसा है 1090 पे और 108 102 पर। तो हम डायल 100 ला रहे हैं, सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम ला रहे हैं कि पुलिस को जिस तरीके से एम्बुलेंस पहुंचा रहे हैं, पुलिस को भी हम 10 मिनट में और 15 मिनट में घटना स्थल पर पहुंचा दें, और जो एफआईआर की शिकायत है वो एफआईआर की शिकायत खत्म कर दें। क्योंकि 2 शिकायत है कि पुलिस आती नहीं, हमारे फोन नहीं उठाती, और दूसरे उनका भाषा खराब है। तो हमने फोन उठाने वालों को भी महिलाएं रख दी, लड़कियां रख दी, कि जो भी फोन उठाएंगी वो महिलाएं होंगी। मैं समझता हूं महिलाएं गाली नहीं देंगी, आपका अपमान नहीं करेंगी। इसलिए जो डायल 100 में व्यवस्था बनाई है वो देश को एक उदाहरण पेश करेगी। तो ये तमाम जो हमने काम किए हैं सरकार ने, जो अच्छे काम किए, जिससे प्रदेश और जनता को राहत मिलेगी, हमारी बहस दूसरी दिशा में चली जाती। हम नहीं चाहते कि हमारी बहस विकास से हटे। और जहां तक समीकरण की बात है,
हम विकास को आगे रख देंगे और उसके पीछे समीकरण बना लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? लोग समीकरण पहले बनाना चाहते हैं, विकास को पीछे रखना चाहते हैं। हमारी बात यह कि हम विकास को आगे रख करके हम समीकरण बनाएंगे। हम जानते हैं कि विधानसभा में किसको लड़ाना है, हमें किस जिले में क्या समीकरण बनाने हैं, हमें कोई आंकड़े नहीं बदलने हैं। अब चुनाव के लिए हमें अपना विकास, जो काम किया है, जो जनता को भरोसा दिलाया, कम से कम उसको तो रखें हम। अब विरोधी लोग तो कहेंगे कुछ भी, अब उनकी बात तो हम नहीं मानेंगे ना। अब लोग तो यहां तक कह रहे थे कि ये घर वालों ने मिल करके मुख्यमंत्री को हाईलाइट करने के लिए प्रोग्राम बनाया। कमाल है भाई, नुकसान हमारा हो रहा, सब हमारे खिलाफ हो रहे। लोग कह रहे नहीं नहीं, ये सब फैमिली का एक ड्रामा था, पूरा सब मिलकर के किया इन्होंने। तो हम करें क्या, ये आप बता दो हमें, हम क्या फैसला ले लें? चलिए, चुनाव का साल है, इसमें साल के अंत तक चुनाव होंगे या अगले साल की शुरुआत में होंगे। आप अपनी लड़ाई किससे मानते हैं? मैंने कई बार कहा, मैं फिर कहता हूं इस बात को कि हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हम नंबर 1 पर हैं, दूसरे दल तय कर लें कि उन्हें कहां खड़ा होना है। मैं तो सर्वे के एक व्यक्ति से मिला, एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार मिल गया मुझे दिल्ली में, जब मैं प्रधानमंत्री जी से मिलने आ रहा था। मैंने कहा भाई कमाल के आदमी हो तुम तो बिजनेस जानते हो, तुमने सर्वे निकाल दिया, और जब बंगाल में चुनाव हो रहे, आसाम में चुनाव रहे, और सर्वे तुमने यूपी का निकाल दिया और कहा कि समाजवादी तीसरे नंबर पे है, नंबर 1 पे बीएसपी है। और देखिए उस सर्वे का परिणाम क्या हुआ, मौर्य जी ने बीएसपी छोड़ दी। और बात कहो तो मैं खुली कह दूं, अगर आप जानना चाहो तो, कि बसपा में रेट नहीं चलता क्या? कोई मुझे ये बताया कि बहुजन समाज पार्टी में जब से वो सर्वे आया है, टिकट की जो कीमत थी वो दुगनी और तिगनी हो गई। अब क्योंकि वेस्टर्न यूपी के हमारे नेता बैठे हैं, वो और करीब से जानते होंगे क्या रेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा बसपा का। तो बताइए, मैंने कहा कि तुम कैसे आदमी हो बिजनेस करने वाले, तुमने सर्वे मामूली पैसे में कर दिया और फायदा किसी और को पहुंचा दिया कई गुना। मैं तो वो डिटेल रिपोर्ट कहूंगा कि जो सर्वे की डिटेल रिपोर्ट है, सैंपल वाली रिपोर्ट है, वो सबको पढ़ना चाहिए। उसमें खुद है कि मुख्यमंत्री तो आगे हैं, उनकी छवि तो आगे है, लेकिन सरकार नहीं बन रही। पता नहीं क्या क्या है उसमें आंकड़े। खैर, वो आंकड़े के चक्कर में पड़ेंगे तो मामला बनता नहीं। इसलिए समाजवादियों की सरकार बनेगी, ये हम जानते हैं। इसीलिए तमाम ताकतें घबरा गई हैं, तमाम ताकतें ढूंढ रही हैं कि मुद्दा क्या ढूंढें हम, और उन्हें बताना पड़ेगा कि भाई एक्सप्रेस वे हमने बनाया, तो आपने क्या बनाया ये बताओ। आप भी तो कुछ बना रहे होगे, कहां बना रहे हैं आप? या आपने मान लो अमूल के 2 प्लांट हम लेकर के आए उत्तर प्रदेश में, तो इसलिए अमूल का प्लांट आया क्योंकि यहाँ का बाजार बड़ा है, यहाँ दूध का उत्पादन ज्यादा है। अगर चीनी मिल लगा दी तो 9 महीने में चीनी मिल लगा के दिखा दी आजमगढ़ में। पावर प्लांट के जनरेशन बढ़ा दिया, अभी 3 पावर प्लांट की जनरेशन की और हमने टेंडर किए हैं, बहुत जल्दी वो भी खुल जाएंगे, उनका भी शुरू कर दूंगा मैं। कम से कम यूपी को 24 घंटे बिजली कैसे उपलब्ध हो, उस दिशा में समाजवादी सरकार काम कर रही है। लोग कह रहे हैं कि एग्रीमेंट नहीं किया 24/7 इस साल तक के लिए, हमने तो उदय पे भी दस्तखत कर दिए। सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने और इस यूपी ने दस्तखत किए, लेकिन उसका लाभ क्या मिला हमें लाभ क्या मिलेगा अगर हम 24/7 पे डॉक्यूमेंट पे साइन कर दें? कौन सी हमें विशेष पैकेज मिलने जा रहा है? अगर पैकेज नहीं मिलेगा तो हम अपने संसाधनों से 24/7 करेंगे बिजली, और उसकी दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत जल्दी उसको हम लोग काम भी करेंगे उस पर। भाजपा आरोप लगाती है कि सपा सरकार ने थानों का यादवीकरण कर दिया है, आप क्या कहेंगे? ये इतना आसान है आरोप लगाना, जिसे कल्पना नहीं कर सकते। बोले मुख्यमंत्री यादव इसलिए थाने भी यादव है। हमने तो कभी आरोप नहीं लगाया किसी पर। और जहां तक सवाल ये है, हमने पूरी सूची गवर्नर साहब को दे दी। एक बार राज्यपाल महोदय जी ने भी कह दिया था कि सब यादव हैं। आप बताओ दैनिक जागरण में कितने यादव हैं? अच्छा, हमारे अलावा कोई नहीं है? अच्छा, केजीएमयू के वीसी साहब बैठे हैं, आप बता दो। चीफ सेक्रेटरी सबसे सीनियर आईएएस है मान लीजिए, आप बता दो कितने यादव हैं?
बता दो, हमें पूरा बता दो। आईपीएस बता दो हमें कोई। अरे भाई लड़ना है तो मेट्रो पे लड़ लो, लड़ो ना मेट्रो पे। क्यों नहीं लड़ते हो कि हमने मेट्रो बनाई कि नहीं बनाई? और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, अगर कहीं घटना हुई है, कहीं किसी के साथ अन्याय हुआ है, अगर हम तक सूचना आ गई है तो उसको हमने न्याय दिलवाया है। और मैं ये संकल्प दिलाता हूं, आपको सामने कहता हूं कि अगर कभी सूचना हमें मिली होगी, हमने उसको न्याय दिलाया है। ये हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए जिन पे मुद्दा नहीं है वो तो यही कहेंगे। अच्छा अब क्या बचा? नहीं, हम तो और भी काम कर रहे हैं, पार्क वार्क बनवा रहे हैं, जैसे लोग घूमे वगैरह। आप देखिए बगल में पार्क है, ऑक्सीजन लेने कौन पहुंचता? आप सुबह पहुंच जाइए, सब विरोधी लोग भी पहुंच जा रहे हैं वहां ऑक्सीजन लेने। ये जो गोमती ठीक करने का सवाल है, चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे, हमारे अधिकारी लोग बैठे, कितनी मेहनत से हम लोगों ने फैसला लिया और कहा कि जब देश में उदाहरण बने तो यूपी की गोमती बने और लखनऊ की राजधानी की ये शहर बने, जहां कम से कम शहर के बीच में हम नदी साफ सुथरी बहा दें। और उस पर काम चल रहा है। और अभी तो बनी नहीं है, अभी तो कुछ कुछ लाइटें जलाई हैं। इतने लोग आ रहे हैं आजकल सेल्फी खिंचवाने जिसका पता नहीं। और किसी को अगर पता करना हो, फुब्बारे की सेल्फी और हमारे झंडे की सेल्फी और पार्क की सेल्फी देखोगे तो समाजवादी जीत रहे हैं अभी तक तो। और जिस दिन बन जाएगा ये रिवर्स फ्रंट, ये जितने आइसक्रीम वाले हैं लोग, मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से कहा, मैंने कहा एक दिन सर्वे कराइए, और मैंने सर्वे करवाया कि यहाँ जो आइसक्रीम और ठेले पे जो सामान बेच रहे हैं इनकी कितनी बढ़ोतरी हुई है। आप मेरी बात ना माने, आज शाम को पूछ लेना, आप शाम को खुद खड़े होकर के, कि कोई ऐसा नहीं जो 30,000 का प्रतिदिन कारोबार न करता हो। 1090। अब ये चौराया किसी और नाम से जाना जाता था, कम से कम हम लोगों ने इस चौराहे का नाम 1090 करवा दिया। 1090 चौराहे से नाम जाना था। लोग आते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। एक दल तो ऐसा है, अगर आ गया तो ये ठेले कहां जाएंगे पता नहीं है। ठेले वाले कहां खड़े होंगे जाकर के। इसलिए हर दिशा में, और ऐसा नहीं कि हम केवल लखनऊ में काम कर रहे हैं, बुंदेलखंड में काम किया, पैकेट बंटवाए हम लोगों ने, नदियां साफ की, तालाब जिंदा कर दिए, वहां डैम बनाए हैं, और 500 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है झांसी में, सड़कें, फ्लाईओवर। और कोई जिला हमसे पूछे, 1, 2, 3 जिले हैं जिन पे शायद बड़ा काम नहीं कर पाया मैं, लेकिन ज्यादातर जिलों का मैं बता सकता हूं कि हाँ उस जिले में ये बड़ा काम कर रहे हैं, या इस तरीके से ये जुड़ने जा रहा है। मैं अब जनता को ये जिम्मेदारी दे रहा हूं कि वो उसके मन में कुछ आकांक्षाएं हो, कुछ इच्छाएं हो या कुछ सवाल हो तो वो सीधे सवाल दूसरे दलों के लोगों के मन में कुछ सवाल हो तो वो सवाल सीधे पूछे। जिन्हें भी मुख्यमंत्री महोदय से सवाल पूछना हो, पहले एक एक करके, बारी बारी से। चलिए यहाँ से शुरू कर रहा हूं मैं। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी लगभग सभी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, लेकिन व्यापारियों को सबसे बड़ी समस्या कानून व्यवस्था को लेकर के है। राजधानी में भी खूब अपराध हुए हैं और हम सब समझते हैं कि जो खुलासे हो रहे हैं वो भी ठीक से नहीं हो रहे हैं। कानपुर में अभी एक परसों खुलासा हुआ, एक सराफा व्यापारी लूटा गया, उसका भी खुलासा ठीक से नहीं हुआ, कोई बरामदगी नहीं हुई। राजधानी में भी एक 7 लोगों ने एक दुकान पे नीलम ज्वेलर्स के वहां लूट की, उसका खुलासा नहीं हुआ। तब लगातार चैन सज्जित हो रही। ये ठीक बात है, इन्होंने जो बात कही कि घटनाएं हैं और घटनाओं के बाद खुलासा कराना, उसी दिन कानून व्यवस्था की सवाल उठाना, क्योंकि हमने तमाम बार कहा है कि सरकार और पुलिस प्रशासन उस पर काम करेगा। मान लीजिए मेरठ की घटना थी कुछ दिन पहले, घटना हुई, निकला क्या उसमें? दूसरी बात निकली। इससे लखनऊ में कई बार ऐसी घटनाएं हुई जिसमें अखबारों में या लोगों में जरूर नाराजगी आई, या लोगों को जानकारी जब हुई बाद में तो उन्होंने कहा ये मामला तो बिल्कुल बगल का था, बिल्कुल के पड़ोसी था कोई। इसलिए सरकार आपको भरोसा दिलाती जितना काम कर सकती करेगी, क्योंकि आंकड़ों का अगर सवाल हम देखें कहाँ घटनाएं ज्यादा हो रही, उनमें मैं नहीं जाना चाहता, उसमें आपका यूपी तब भी बेहतर है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि डायल 100 नंबर हम शुरू करने जा रहे हैं। कम से कम पुलिस पहुंचेगी मौके पर, और 10 मिनट में अगर पुलिस पहुंच जाए तो मैं समझता हूं कि लोगों की मदद भी होगी और उन्हें संतुष्टि भी होगी, कम से कम भरोसा उस सिस्टम के प्रति ज्यादा बढ़ेगा। इसे उस क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है उस पर लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए अगला सवाल जो भी पूछना चाह रहे हो, पहले अपना परिचय दीजिए फिर सवाल पूछिए। मैं आईपी सिंह हूं, प्रदेश प्रवक्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक प्रश्न का तो मेरे जवाब दे दिया था। दूसरा,
प्रश्न ये था कि जो एम्बुलेंस सेवा उत्तर प्रदेश में चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये जनता जानना चाहती है कि क्या भारत सरकार का उसमें योगदान अधिकतम नहीं है। दूसरा कि गायत्री प्रसाद प्रजापति बीपीएल कार्ड होल्डर थे आज के 14 वर्ष पहले, और उनके संपत्ति का दस्तावेज मेरे पास 956 करोड़ का है, और पब्लिक डोमेन में वो 10,000 करोड़ से ज्यादा के आदमी हैं। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी छवि बहुत अच्छी है, आप बेहद ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, पूरे देश में आपकी छवि को लेकर चर्चा होती है, लेकिन ऐसे मंत्री के खिलाफ क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? जो आपने एम्बुलेंस की बात की 102, 108, मुझे अच्छी तरह याद है केंद्र सरकार कांग्रेस की थी, और इसमें जब जो शेयर है केंद्र सरकार का और स्टेट गवर्नमेंट का भी शेयर, दोनों का शेयर रहता है। लेकिन जब हमने उसमें नाम का क्योंकि कोई शर्त नहीं थी, मैंने जब नाम एम्बुलेंस पे ये रख दिया कि समाजवादी 108 सेवा, केंद्र सरकार ने कहा कि हम पैसा नहीं देंगे। हमने कहा कि अगर आप पैसा नहीं देंगे और किस शर्त पे पैसा देंगे, तो उन्होंने कहा कि समाजवादी शब्द हटा दो तो हम पैसा देंगे आपको। हमने कहा समाजवादी शब्द नहीं हटेगा, आप पैसा दें चाहे ना दें, हम अपने संसाधनों से भी चलाना पड़े तो हम अपना चलाएंगे। हालांकि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का शेयर है उसमें, लेकिन जब से हमने समाजवादी शब्द लगा दिया है, अब मैं देखूंगा कि अब केंद्र कितना भेज रहा है पैसा। और जहां तक एक आपने हमारे मंत्री के बारे में बोला है, आप हमारे साथ टीवी पे बोलते हो, मैं जानता हूं आपको, और जो सूचनाएं हैं आपके पास हमें दे देंगे तो हम विचार करेंगे क्या कर सकते हैं उस पर। अगला सवाल, नाम और परिचय। मैं शैलेंद्र श्रीवास्तव, IUDF इंडस्ट्रियल यूनाइटेड डेवलपमेंट फाउंडेशन का सेक्रेटरी। सर, मेरे सवाल इतना है कि उद्योगों से लेके उद्योग के लिए आपकी सरकार का जितनी भी नीतियां हैं वो बहुत अच्छी हैं। अगर हम दूसरे सरकारों से या दूसरे स्टेट से कंपेयर करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट उसका नहीं आ पाता है। एक सबसे बड़ा कारण ये है, UPSIDC उद्योग के लिए एक डिपार्टमेंट बना है जिसमें भ्रष्टाचार अथक सीमा पर है। वहां पर हम लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। तो आपसे आपके संज्ञान में लाना है, कुछ हमारे वो हैं। मुझे आप अपनी समस्या भी देना, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपका। और मुझे अच्छी तरह याद है कि UPSIDC, अभी मैंने एक व्यक्ति से कहा जो हमसे कानपुर के मिलने आए, और वो एक प्लांट और कारखाना लगाना चाहते थे, क्योंकि वो UPSIDC की जमीन नहीं थी, वो डेवलपमेंट चार्जेस इतने थे कि जमीन से ज्यादा उसको चार्ज देना पड़ता। और वहीं जब उसको एक NOC का सवाल था, जो फायर का NOC चाहिए होता है, तो मैं समझता हूं आपने अखबार में भी पढ़ा होगा, मैंने ये तय कर दिया कि NOC को 15 दिन में देना है। आपको ऑनलाइन वो फॉर्म भर देगा, और 15 दिन में अगर NOC नहीं मिलता है फायर का किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को, तो ये माना जाएगा कि NOC उसको मिल गया अपने आप, क्योंकि NOC देने में ही घुमाते थे ये लोग। तो मैं आपके सुझाव लगातार जब मिले हैं हमें सुझाव, तो उनको कैसे ठीक करें, क्योंकि कानपुर में कई हिस्से में ऐसा है कि जहां पर UPSIDC को काम बहुत करना चाहिए था। जब मैंने जानकारी की वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो पता लगा वो नगर निगम वो ट्रांसफर हो गया है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि लगातार काम करना पड़ेगा। जैसे रामनगर का क्षेत्र था, उसको हमने बेहतर किया। सरोजनी नगर का इंडस्ट्रियल एरिया, हमने कहा इसको बेहतर करो, कम से कम ये उदाहरण बने। तो ये लगातार प्रयास करने से मैं समझता हूँ काम होगा। चलिए, परिचय देकर सवाल पूछें, छोटा सवाल। चंद्रभूषण पांडे, यूपी डेवलपमेंट फाउंडेशन से हूँ। सर, संक्षिप्त सवाल 3 है। वैसे आपके व्यक्तिगत छवि के लेकर मुझे कोई आग्रह नहीं है, पूराग्रह नहीं है। पहला, ये गोमती नदी अपने उद्भव से लेकर 22 किलोमीटर तक इंक्रोचमेंट की शिकार है और वहां पानी आ ही नहीं रहा। मैंने रिपोर्ट आपको पिछले साल लिखी हुई थी। दूसरा सर सवाल है कि उत्तर प्रदेश में जितनी भर्ती संस्थाएं हैं, तो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई, लोक सेवा आयोग से लेके, उनको लेके क्या हो रहा है। तीसरा संक्षिप्त सवाल है कि यूपी में सरकारी सिस्टम में 10% से लेकर 40% तक के भ्रष्टाचार हैं, और इसमें करीब 50,000 करोड़ रुपए आपके कार्यकाल में रिश्वत की भेंट चढ़ी है। इसको लेकर एक डिटेल रिपोर्ट मैंने आपके 12-13 के कार्यकाल पे लिखा था। क्या संस्थागत भ्रष्टाचार जो कमीशन खोरी है, इसको आप रोकेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कम से कम लगातार आपको काम करना पड़ेगा, और क्या टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करें जिससे भ्रष्टाचार कम हो जाए। उदाहरण के लिए 55 लाख महिलाओं को हम समाजवादी पेंशन दे रहे हैं। जब उसको बनाना है पेंशन,
तो अब सेक्रेटरी गड़बड़ कर दे, गांव का प्रधान गड़बड़ कर दे। मुझे याद है लोहिया आवास मैंने एक जगह दिए और वो व्यक्ति मुझे शिकायत करने आया और उस व्यक्ति ने शिकायत ये की कि इसमें लोहिया आवास में भ्रष्टाचार है। मैंने पूछा कैसा भ्रष्टाचार है, बताओ मुझे। तो जब मैंने प्रधान को बुलाया और सब चीज बाद में जानकारी की, तो केवल वो इसलिए डरा रहा था, इसलिए पैसा वसूलना चाहता था कि अपात्रों को मिल गए थे लोहिया आवास। पात्र को तो मिले ही मिले थे, जो पात्र नहीं थे उन्हें भी दे दिए थे लोहिया आवास। तो वो यही के घूम रहा था शिकायत लिए कि अगर नहीं हमें ये करोगे तो हम आपको ये कार्रवाई कर देंगे। और मुझे याद है अच्छी तरह, जब मैं मुख्यमंत्री नया बना था, योजना लागू की थी मैंने। एक जिले में जब मैं गया तो एक बैनर पे लिख कर के आया, जैसे आपने सबके सामने सवाल पूछा कि भ्रष्टाचार है, तो एक बैनर लगा हुआ था और उस बैनर पे लिखा हुआ था कि फलाने फलाने ने 18,000 रुपए मुझसे लोहिया आवास में लिए या इंदिरा आवास में लिए। मैंने उसी समय जिलाधिकारी को कहा कि ये बैनर जिस गांव के लोग लगा करके लाए हैं, उस गांव में जाइए आप कानून जानते हैं कि रिश्वत देने वाला और रिश्वत पाने वाला दोनों को एक ही धारा में जेल में चले जाएंगे। जब वो जिलाधिकारी और पुलिस उस गांव में गई, पूरी गांव में एक व्यक्ति नहीं मिला जिसने शिकायत की हो कि भ्रष्टाचार हुआ है यहाँ पर। तो लड़ने के लिए भ्रष्टाचार पे हमें आपको मिलके काम करना पड़ेगा और कितना हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें उस पर लगातार हमें प्रयास करना पड़ेगा। क्योंकि प्रदेश का तो आपने बता दिया, मैं तो चाहता था देश का भी बता देते पूरा, तो हमें थोड़ा आराम रहता कि आपने प्रदेश का तो बता दिया कितना रिश्वत में चला गया, लेकिन अगर देश का पता लग जाता नहीं हम करेंगे। इसीलिए मैंने आपको उदाहरण दिया, जैसे समाधि पेंशन बनाई है 55 लाख महिलाओं को, ऑनलाइन है, वो उनके अकाउंट में पहुंच जाता है, कोई बीच में गड़बड़ नहीं कर सकता। हम लगातार काम करेंगे, उसमें आपका भी सहयोग मिलता रहे। चलिए सवाल पूछिए, छोटा सवाल रखिए, वो आवाज नहीं जा पाएगी आपकी। एक मिनट, बारी बारी से मैं आऊंगा आपके पास। चलिए। हाँ। मेरा नाम रोहित शुक्ला है, मैं मिर्जापुर से हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं ब्राह्मण संगठन का राष्ट्रीय महासचिव हूँ यूथ का, और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि वो जनेश्वर मिश्रा पार्क बनाए हैं। लेकिन मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से। जिस तरह मोदी जी ने कहा कि मैं 24 घंटा बिजली लाऊंगा, रोजगार लाऊंगा, लेकिन आज तक एक उद्घाटन नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपने 24 घंटे के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की है? हम 24 घंटे बिजली लाने के लिए प्राथमिकता पे, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सबस्टेशन बनाए और सबसे बड़ी ट्रांसमिशन लाइन बिछाई और जनरेशन बढ़ाया और बिजली खरीदने का इंतजाम किया। जो उपलब्धता थी उत्तर प्रदेश को 8,000 मेगावाट, वो हम दुगना कर दिए हैं उत्तर प्रदेश में। इन 3 साल 4 साल में आज मैं कह सकता हूं उपलब्धता उत्तर प्रदेश में हमने दुगनी कर दी। और वहीं जो हमारे कमिश्नरी लेवल के जिले कमिश्नरी है, वहां पर जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर शेड्यूल बना कर दिया है। और बहुत जगह मान लीजिए कमिश्नर 20 घंटे से ऊपर बिजली हम दे रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 16-18 घंटे बिजली दे रहे हैं। इस तरह गांव में 14 से लेकर 16 घंटे बिजली दे रहे हैं। बुंदेलखंड में हमने कहा 20 से लेकर 24 घंटे बिजली उपलब्ध करा दो। कुछ जिले हैं जहां 24 घंटे बिजली मिल रही है और कुछ हम लोगों ने टूरिस्ट स्थान तय किए हैं जहां पर 24 घंटे बिजली देने का इंतजाम किया है। आने वाले समय में अगर समाजवादियों की सरकार बनेगी तो हम घोषणा पत्र में लिखेंगे कि 1 साल के अंदर 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का इंतजाम करेंगे। और इसीलिए मैंने याद होगा एक आई थी फिल्म कटियाबाज, सबसे पहले हमने टैक्स फ्री की थी बिना पूछे किसी से, क्योंकि हमारी उसमें मदद हो जाए। हालांकि लोगों ने मदद की है, हमने उत्तर प्रदेश में 30-40 लाख से ज्यादा कनेक्शन बढ़ाए हैं और उसका परिणाम ये हुआ है कि बिजली की हमारी डिमांड भी बढ़ी है और हमने उसका इंतजाम भी किया है। एक मिनट, आवाज नहीं जा पाएगी आपकी ऐसे, बहुत आपकी जल्दी। आवाज नहीं। अपना परिचय दीजिए और आप 1 मिनट, ऐसे आवाज नहीं जा पाएगी, जिनके पास माइक है उन्हीं की आवाज जाएगी। आप बैठ जाइए, मैं आऊंगा आपके पास। आधा बोल दिया इसने। ले लीजिए, आइए। छोटा रखिए। सर, मैं अवधेश कुमार वर्मा हूं, मैं उपभोक्ता परिषद का अध्यक्ष हूं, बिजली क्षेत्र में काम कर रहा हूं। सर, एक सवाल यह है कि आपने देखा होगा सर, आजकल पेपर में विज्ञापन निकल रहा है कि 4.28 का रेगुलेटरी सरचार्ज अभी लागू है, 2.84 सरकार ने खत्म करवा दिया। सर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सर 2.84 2 साल के लिए लागू हुआ था, उसकी मियाद पूरी हो गई सर। उसमें
सर सरकार का कोई वो नहीं है। हम चाहते सर जो 4.28% रेगुलेटरी सरचार्ज लग रहा है, जो जनता को बहुत अपेक्षा है सर। अच्छा, वो हम अगर- इस पे देखेंगे क्या वो कर सर अगर सकते हैं। खत्म करा दे सर, प्रदेश अच्छा, की इसको जनता हम को देख लेंगे क्या कर सकते हैं। हो गया, मैं आऊंगा 1 मिनट। हाँ, जल्दी से, बिल्कुल छोटा सवाल। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं अमिताभ श्रीवास्तव हूं, एक सामान्य नागरिक हूं लखनऊ का। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से कैराना, कांधला, मुजफ्फरनगर इलाकों में हिंदू आतंक के साए में जी रहे हैं। अनेक परिवार, विशेष रूप से महिलाएं और बच्चे वहां पे पलायन करने पे मजबूर किए गए हैं। इस बारे में आपकी सरकार क्या कर रही है? अब वो क्योंकि हमारे सामने बैठे हैं माननीय सदस्य बहुत साइड में नहीं हो लेकिन सामने ही हो आप। अच्छा, नमस्कार। चलिए, स्वागत है पीयूष गोयल जी का, हमारी तरफ से भी स्वागत है। हमारा आखिरी सवाल है, बस हम जा रहे हैं उसके बाद। हम तो तैयार है, उसमें कोई बात नहीं। वो आप मंत्री जी जानते हैं कि हमारा काम उनका काम कितना एक दूसरे को सहयोग मिल रहा है। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी, जहाँ ये मामला आपने बताया है, तो अब माननीय सदस्य ने जो सूची दी थी वो तो खराब सूची दी, इन्होंने गलत सूची दे दी। नहीं, सूची गलत दी। इन्होंने ये भी याद दिलाया जब बुआ के साथ ये राखी बांध रहे तब की सूची दी इन्होंने। ये बुआ के साथ जब थे हमारे तब की भी सूची इन्होंने हमारे से दे दी। अगर गलत बात है तो बताइए। अगला सवाल। हाँ, जब माननीय- ये आप समझ गए बात, इसलिए ये मुद्दा ऐसा नहीं है, धर्म से मत जोड़िए। कई बार लोग अपने आर्थिक और सामाजिक तरीके से जाते हैं, लेकिन शहर कैसे अच्छे हों, वहाँ की व्यवस्था कैसे और बेहतर हो और सुरक्षित कैसे महसूस करें, उस पर हम काम करेंगे। जहाँ तक सूचियों का सवाल है, अब लखनऊ ही बस गया इतना लोगों का। जनता का सवाल हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं बनारस से हूँ, धर्मेंद्र सिंह, हाँ, और हम समझते हैं पूर्वांचल में बनारस केंद्र है और विकास वो प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है। ये आखिरी सवाल है। तमाम योजनाएं वहाँ बाधित चल रही हैं। क्या आप गंभीरता से एक दिन के लिए बनारस बैठिए और बनारस की जनता के बीच में ये देखिए कि कहाँ रुका हुआ है। दूसरा, ये मुख्यमंत्री जी एक को- राजनीतिक सवाल भी है कि आज शपथ ग्रहण में शिवपाल सिंह यादव जी ने हिस्सा नहीं लिया। जो आपकी छवि है, तो आप विरोधी दलों के बजाय आपके अपने लोग ही आपकी छवि में रुकावट डालते हैं। धर्मेंद्र जी का एक आखिरी सवाल है, इसके बाद मुख्यमंत्री जी सवाल नहीं देंगे, इसका जवाब देंगे। सौरभ जी, इसके बाद आप यहाँ आएंगे और मुख्यमंत्री जी से ट्विटर पे साइन लेंगे। जो सवाल आपने कहा कि बनारस के लिए, बिजली मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, वो बता सकेंगे, उनसे भी सवाल करने ना। हमारा पूरा सहयोग रहा बनारस के लिए, लेकिन जो धरने पे बैठे उस पर हमने बिजली दे दी 24 घंटे। वहाँ सड़कें बनवा दी, आपको याद होगा जिलाधिकारी प्रांजल थे, सब सड़कें बनवा दी थी, अच्छी सब सड़कें बनवा दी थी, और जहां खराब हो गई फिर बनवा देंगे। एक बात। दूसरा, वरुणा आपकी साफ हो रही है, सारनाथ में हम लोगों ने कर दी व्यवस्था, और जो कुछ समाजवादी सरकार की योजनाएं लागू हो सकती हैं वो हम कर रहे हैं। घाटों पे रुका पड़ा है काम, क्योंकि वो कोर्ट का मामला एक है, लेकिन वो हो गया है लगभग क्लियर, तो घाट भी हमारे बनने लगेंगे। और एक घाट हम और दोनों लोग मिलकर बना रहे हैं, और शर्त ये है हमारी, क्योंकि कांग्रेस वालों के सामने भी हमने शर्त रख दी थी। जब वो सैनिक स्कूल मांगे थे, हमने कहा तभी सैनिक स्कूल देंगे जब 2 सैनिक स्कूल हमें भी दोगे आप। हमने भी आपके सामने शर्त रख दी कि आप घाट बनाना चाहते हैं एक, तो आप बनाइए एक, हमारा भी घाट बना दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम अभी लिखकर चीफ सेक्रेटरी साहब से कहेंगे कि जो घाट ये चाहते हैं वो दे दो, और एक घाट हम भी दे देंगे। इनके ही है। नहीं, घाट तो हम बना ही रहे हैं। घाट और एक मेरा घाट नहीं, और जनता के घाट बना रहे हैं। नहीं, उस घाट पे तो सबको जाना है। नहीं, एक घाट तो वहाँ ऐसा है जहाँ सबको जाना है। बहुत धन्यवाद सबका है, बहुत धन्यवाद। एक मिनट, बुला, पीयूष गोयल जी यहीं बुला लो, आप नहीं आ रहे। एक मिनट पहले ये साइन करिए आप। दे देंगे साथ में आपके ना। आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ। ओह गुड, नो प्रॉब्लम। साइन कैसे करना है? कैसे? हाँ, ओह वेरी नाइस।
थैंक यू सो मच। अब एक मिनट ऑर्डर ले लीजिए ये लोग नहीं और आपके सिग्नेचर के ऊपर नहीं अच्छा करो कर दो। क्या थैंक यू, बस अच्छा। कंग्रेचुलेशन थैंक यू सो मच, शपथ थैंक विधि यू हो सो गई मच। हाँ वो हो गया तो वो तो होता सर, है। आप वहीं रुके थे। किया ना हमें रात एक में। एक तो लखनऊ के जागरण फोरम से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बिजली मंत्री, केंद्रीय बिजली मंत्री पीयूष गोयल इस वक्त मंच पर मौजूद हैं और अखिलेश यादव यूपी के सीएम, उनका अभी सेशन खत्म हुआ है।